अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आज हमने अल्केन्स के नॉमनक्लेचर को पढ़ना है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नॉमनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉमनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। हम बेटा अल्केन्स के नॉमनक्लेचर को आज पढ़ेंगे। अल्केन के नॉमनक्लेचर के एतबार से बेटा जो हमारे पास सबसे पहली बात है वो ये कि आपको एक तो ये पता है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है कि इनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इनका जनरल फार्मूला जो है वो CnH2n+2 है। जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा होते हैं। इनमें सिंपलेस्ट एक कार्बन वाला, एक का डबल 2, 2 में 2 ऐड करें 4 कार्बन, 2 के साथ बेटा 2 का डबल 4, 4 में 2 ऐड करें 6, 3 के साथ 8, 4 के साथ 10, 5 के साथ 12, 6 के साथ 14, 7 के साथ 16, 8 के साथ 18, 9 के साथ 20 और 10 के साथ 22। ये फर्स्ट 10 मेंबर्स हैं विद मॉलिक्यूलर फार्मूला। अल्केन सीरीज़ में फ़र्स्ट 10 मेंबर्स बेटा ये आपके सामने है कि जितने कार्बन हैं हर एक में हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा हैं। इनमें बेटा जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं इनके वही पुराना जो एक नेमिंग है वही चल रही है, लेकिन 5 से ऑनवर्ड एक सिस्टमेटिक नेमिंग है, ठीक है, और उसी सिस्टमेटिक नेमिंग को फॉलो किया जाता है। हम फर्स्ट 10 मेंबर्स की सिर्फ बात कर रहे हैं। तो पहले CH4 बेटा मीथेन है, C2H6 इथेन है, C3H8 प्रोपेन है और C4H10 ब्यूटेन है। लेकिन इससे ऑनवर्ड बेटा हम कार्बन एटम्स के लिहाज से नंबरिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीक लैंग्वेज में 5 के लिए लफ्ज़ पेंटा यूज़ होता है, तो ये पेंटा से पेंटेन, हेक्सा से हेक्सेन। 7 के लिए हेप्टा यूज़ होता है तो हेप्टेन। 8 के लिए ऑक्ट यूज़ होता है तो ऑक्टेन। 9 के लिए नैनो इस्तेमाल होता है तो वहाँ से नोनेन। और 10 के लिए डेका इस्तेमाल होता है तो डेकेन। ये बेटा हमारे फर्स्ट 10 मेंबर्स हैं अल्केन सीरीज़ के, ठीक है। इन फर्स्ट 10 मेंबर्स में फ़र्स्ट 4 मेंबर्स के पुराने नाम हैं जो हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। C5 से ऑनवर्ड फिर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स के लिहाज से इवन जितने भी इसमें फिर आगे बढ़ते जाएंगे 20, 30, 40, 50, उसी लिहाज से फिर उनके जो नेमिंग है वो एक अब सिस्टमेटिक फिर आगे नेमिंग चलती है, ठीक है जनाब। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है बेटा कि अगर आप इन तमाम कंपाउंड्स पे गौर करें, इन तमाम के नाम ANE पे ख़त्म हो रहे हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एट्सेट्रा, देयर नेम एंड्स एट एन। एन पे इनका नाम ख़त्म होता है। ये अल्केन्स के अगर नाम लिखा हो तो नाम से ये निशानी होती है कि किसी भी अल्केन का नाम ANE पर ख़त्म होता है। अब बेटा बात यह है कि जिस वक्त हम लोअर मेंबर्स की बात करते हैं तो उनमें एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कार्बन 1 है तो 1 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं। देयर इज़ नो अदर पॉसिबिलिटी, सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज़ मीथेन। अच्छा 2 कार्बन हो तो 2 कार्बन के साथ
दोनों कार्बन्स के साथ 3-3 हाइड्रोजन अटैच्ड होंगी, क्योंकि कार्बन बेटा याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम देखते हैं कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन इज़ टेट्रावेलेंट, कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं। अब इसको भी आगे हम इसकी प्रैक्टिस में इसको भी डिस्कस करते हैं। तो मीथेन और इथेन में कोई अदर पॉसिबिलिटी नहीं। इसी तरह अगर प्रोपेन की बात करें तो 3 कार्बन्स के साथ बेटा इसके अलावा कोई अदर स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। दे हैव ओनली 1 आइसोमर, नो अदर कंपाउंड इज़ पॉसिबल फॉर मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। No other compound is possible with molecular formula CH4, C2H6 and C3H8. याद रहे बेटा, these are their molecular formulas, ये इनके molecular फार्मूली हैं, ये इनके molecular फार्मूली हैं। ठीक है जी, और ये जो बना हुआ है दे आर स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसे लिखा जाता है, बल्कि स्ट्रक्चरल ये बल्कि जिसमें बेटा बॉन्ड बन जाते हैं इसको हम डिस्प्लेड फार्मूला बोलते हैं। और स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका क्या बनेगा, अगर मैं ये तीनों हाइड्रोजन क्लोज कर दूं तो ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3। दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ C2H6, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और अगर इसको मैं क्लोज कर दूं तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो एक चीज़ है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक चीज़ है स्ट्रक्चरल फार्मूला। और ये जो बना हुआ है आपके सामने दिस इज़ डिस्प्लेड फार्मूला, ये उसको केमिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम उसके सारे आइटम्स अलग-अलग करके शो कर रहे हैं, डिस्प्ले करके शो कर रहे हैं। तो दीज आर मॉलिक्यूलर, ये जो लिखे हुए ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है इन कंपाउंड का। अगर इस तरह ओपन करके बॉन्ड के साथ शो करेंगे तो बेटा ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएंगे, और अगर हर आइटम को अलग कर देंगे डिस्प्ले फार्मूला हो जाएगा। और एक और चीज़, अगर जैसे आप फेमिलियर हैं इस तरह के स्ट्रक्चर से भी, इसको बोलते हैं स्केलेटल फार्मूला। जैसे ये बेंजीन बना हुआ है तो बेटा ये स्केलेटल फार्मूला कहलाता है। ठीक है जी, तो अगर इसका हम स्केलेटल फार्मूला बनाएंगे तो ये इसका स्केलेटल फार्मूला ऐसे बनेगा। अगर इथेन का बनाते हैं तो इथेन का स्केलेटल फार्मूला ये बनता है। स्केलेटल फार्मूला में हम कार्बन्स और हाइड्रोजन्स को शो नहीं करते, जस्ट अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड एंगल्स उनके बॉन्ड बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्केलेटल फार्मूला। तो 4 किस्म के बेटा इंपॉर्टेंट मैंने आपको फार्मूला बताएं, एक स्केलेटल फार्मूला, डिस्प्लेड फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। अब हम आगे आते हैं अपने प्रॉपर नॉमेनक्लेचर की तरफ। अच्छा, अब बेटा बात ऐसे है कि जब हम C4 से ऑनवर्ड चलते हैं तो हमारे पास C4 से ऑनवर्ड विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला मोर देन 1 स्ट्रक्चरल फार्मूलाज आर पॉसिबल। अब यहाँ से आगे फिर हमारे पास ये चीज़ एक बनती है, प्रॉब्लम बनता हमारे लिए कि हम इनके लिए अब क्या करें। मसलन C4H10 है, इसमें बेटा 1 2 3 और 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में हो सकते हैं और 3 चेन में और 1 ब्रांच में हो सकता है। आप इनके इर्द गिर्द हाइड्रोजन्स को इस तरह शो कर दें, क्योंकि हर कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो बेटा इसकी हाइड्रोजन्स पूरी करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन बनेंगे। इसके साथ भी पूरे करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन बनेंगे।
बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये डिस्प्ले फॉर्म है। अगर मैं इसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखूं तो बेटा ये कार्बन नंबर 1 है, ये CH3 है, फिर आगे कार्बन नंबर 2 CH2, फिर CH2 और फिर CH3 है। और अगर इसे देखें तो ये CH3 है, फिर अगली कार्बन जो है ये CH है, इसके साथ नीचे CH3 और ये CH3 है। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। सो देयर आर 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल, 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। अच्छा 5 पे आ जाएं, C5H12 पे आ जाएं तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। अब बेटा इनको डिस्प्ले फॉर्म में अगर आप बनाना चाहें आपकी मर्ज़ी है, और अगर आप सिंपली हाइड्रोजन्स पूरा करना चाहें तो आप बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। याद रखिएगा कि 1 हाइड्रोजन स्टैंड्स फॉर 1 कोवलेंट बॉन्ड। 1 हाइड्रोजन एटम satisfies 1 कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन एटम एक कोवेलेंट बॉन्ड को सेटिस्फाई, एक कोवेलेंट बॉन्ड को इंडिकेट करती है। ठीक है, अब आप इन तमाम कार्बन्स के साथ इनके हाइड्रोजन पूरे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस कार्बन से स्टार्ट लेता हूं तो बेटा इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है चेन में, ये बॉन्ड, ये लाइन इक्विवेलेंट बॉन्ड को शो कर रही है। ठीक है, अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है तो इस कार्बन के अगर एक बॉन्ड बना हुआ है इट मीन्स इसके साथ 3 हाइड्रोजन हैं। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए क्योंकि एक बॉन्ड चेन में बना हुआ है और बाकी 3 बॉन्ड को सेटिस्फाई 3 हाइड्रोजन करेंगे। एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड को सेटिस्फाई करेगा, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड को इंडिकेट करेगा। अब अगली कार्बन को देखें तो लेफ़्ट और राइट बॉन्ड बना हुआ है तो एक और दो बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है बेटा, इस कार्बन के साथ बाकी 2 हाइड्रोजन आएंगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ भी 2 और लास्ट वाली के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक हो गया। मज़ीद इसको बेहतर समझने के लिए मैं ज़रा इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा ब्रॉड करके बनाता हूँ ताकि आप इसको ज़रा समझ सकें। 2 3 4 5। अब बेटा इस कार्बन को देखें तो इसका चेन में एक बॉन्ड आगे बना हुआ है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन का लेफ़्ट राइट 2 बॉन्ड बने हुए तो बाकी 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के लेफ़्ट राइट और नीचे मैंने 3 बॉन्ड बना दिए हुए हैं तो इसके साथ जस्ट 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे। अब नीचे वाले मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो सेंटर वाली कार्बन जो है इसके चारों के चारों बॉन्ड 4 कार्बन से बने हुए हैं तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगी। जबकि बाकी अगर सारी कार्बन्स को आप फोकस करें तो हर कार्बन का एक एक बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ, तो हर कार्बन के बाकी 3 बॉन्ड रहते हैं तो बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगे। तो ये बेटा इस तरह से है। अब बेटा इसमें हमारे पास जो है वो सूरत हाल इस तरह से है कि जो स्ट्रेट चेन होता है, जो क्लासिकल पुराना तरीक़ाकार था, हम उसमें n यूज़ कर देते हैं फॉर नॉर्मल n, और जिसमें एक ब्रांच आ जाती है उसके लिए आइसो यूज़ कर देते थे। मसलन ये C4H10 वाला हमने अभी पढ़ा ब्यूटेन को कहते हैं। तो अगर चारों कार्बन एक सीरीज़ में लगे हुए हैं, स्ट्रेट चेन मुराद एक सीरीज़ में 1 2 3 चारों कार्बन एक सीरीज़ में लगे हुए हैं तो बेटा दिस इज़ एन ब्यूटेन। और अगर 3 कार्बन सीरीज़ में और एक कार्बन बाहर आ गया है तो ये आइसोब्यूटेन। 3 कार्बन सीरीज़ में है, 1 2 और 3, चौथा कार्बन सीरीज़ से बाहर निकल गया है तो ये ब्रांच हो गया तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। इनफैक्ट जो रूल के अकॉर्डिंगली आइसो टर्म यूज़ होती थी वो ये होती थी कि CH3 ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे लगा तो आइसो कहेंगे। तो बहरहाल इधर से गिन लें, इधर से गिन लें, कार्बन नंबर 2 बनती है, इस पर CH3 ग्रुप है, ये आइसोब्यूटेन हो गया।
दिस मॉलिक्यूल कंटेन 4 कार्बन एटम्स, सो दिस इज़ ब्यूटेन, और इस ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन कहेंगे। और ये पुरानी बात अभी मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं पेंटेन पे। पेंटेन में जब 5 कार्बन एटम एक सीरीज़ में लगे हुए हैं, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि याद रहे बेटा कि ये जो बॉन्ड होता है ये 180 का नहीं होता, ये 109.5 डिग्री का होता है। तो 109.5 में ये बेंड बनता है। तो ये सारे कार्बन एक सीरीज़ में हैं, तो ये से बोलेंगे दे आर, इट इज़ अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड। तो ये एन उसी तरह कहलाएगा पेंटेन, ये एन पेंटेन है। अच्छा, इसमें एक कार्बन ब्रांच में आ गई, इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। इसमें 4 कार्बन सीरीज़ में, 5वां बाहर, 1 2 3 और 4 कार्बन सीरीज़ में, 5वां बाहर है। वो आप इधर शो कर दें या इसके साथ शो कर दें, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, याद रहे दीज 2 मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। आपको इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट नज़र आ रहा है और इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट नज़र आ रहा है। दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12। इन दोनों में 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। आप इसके हाइड्रोजन गिन लें, इसके गिन लें, 12 हैं। 3 2 5 7 9 और 3 12, 3 2 5 1 6, 3 9 और 3 12। और अगर आप इसको देखें तो इसमें 3 कार्बन सीरीज़ में है ये, और चौथा और 5वां कार्बन बाहर है। तो उसको एक को हम वेज बोलते हैं बेटा, इसको डार्क लाइन से, और एक कार्बन को हम डॉट से शो कर सकते हैं। तो इसका ये 1 2 3 तीनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने हैं विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। शायद आपको आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं, 1 2 और 3। अब ऐसा मॉलिक्यूल जो है जिसमें कार्बन 2 पर 2 ब्रांचेस मिथाइल ग्रुप से ने बोलते लग जाएं, इसके लिए नियो टर्म यूज़ होती है। तो ये नियो पेंटेन हो गया। लेकिन बेटा जब हम इससे भी ऑनवर्ड चलते हैं तो हमारे पास ये नेमिंग भी सफिशेंट नहीं रहती। मिसाल के तौर पे अगर हम 6 कार्बन्स पे आ जाएं, C6H12 पे आ जाएं, सॉरी C6H14, कार्बन डबल से 2 ज़्यादा होंगे, C6H14 पे आ जाएं तो 1 2 3 4 5 6। अब इनके हाइड्रोजन पूरे कर लें। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना हुआ है, टर्मिनल कार्बन वैसे ही सिंपल CH3 होगा। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन्स, इसके भी 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स, 2, इसके 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। और अगर 1 2 3 4 5 और 6 हो जाए, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाए। अब देखें, इसका एक बॉन्ड बना हुआ है CH3, इसके 2 बने हुए हैं CH2, इसके भी 2 बने हुए हैं CH2, इसके 3 बने हुए हैं CH, इसका एक ही बना हुआ है H3, इसका भी एक बना हुआ है H3। अब इसको देखें H3, इसको देखें H2, इसको देखें H, H3, H2, H3। अब बेटा ये 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, इनको लेके चलें तो 2 3 4 5 और 6 कार्बन्स, इनको लेके चलें तो 5 कार्बन सीक्वेंस में है, 2 3 4 5, छठा कार्बन ब्रांच में है, और इसमें 2 3 4 5 और छठा कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है। अब बेटा ये तो स्ट्रेट चेन हो गया, बोलेंगे एन हेक्सेन। अब ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पर ब्रांच सेकंड कार्बन पर है और यहाँ ब्रांच दरमियान वाली कार्बन पे है। अब बेटा मैं अगर इसको आइसोहेक्सेन लिखता हूँ तो मैं इसको क्या लिखूँ, और अगर इसको आइसोहेक्सेन लिखता हूँ तो इसको क्या लिखूँ? कन्फ्लिक्ट आ गया, अब कोई नया नाम है ही नहीं। और अगर इसको भी आइसोहेक्सेन कह दूँ और इसको भी आइसोहेक्सेन कह दूँ, तो बेटा अगर स्टूडेंट को कहा जाए कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोहेक्सेन, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होगा कि मैंने ये ड्रा करना है कि ये ड्रा करना है।
मैंने यहाँ पे CH3 लगाना है कि यहाँ CH3 लगाना है, एक कन्फ्यूजन आ गया, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, तो डिफरेंट कंपाउंड के सेम नेम कैसे हो सकते हैं, ठीक होगी बात। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेटा मुख्तलिफ दौर में, ठीक है जी, मुख्तलिफ रूल्स फिर बनाए गए हैं। जो रूल्स हम अब पढ़ने लगे हैं वो 1979 में बनाए गए रूल्स हैं, जो IUPAC रूल्स कहलाते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के रूल्स हैं। वैसे तो इन रूल्स में भी बाद में मॉडिफिकेशन आती रही हैं, ठीक है ना जी, और रिसेंट रूल्स बड़े एडवांस रूल्स हैं, लेकिन क्योंकि इंटर लेवल पे हमने ज़रा बच्चों को एक अवेयरनेस देनी होती है कि ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी नेमिंग क्या होती है, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा इसको मुश्किल लेवल पे लेके जाकर नहीं, सिंपल सिंपल इसको पढ़ेंगे। तो IUPAC बेटा क्या है, इंटर नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इनके बेटा बनाए हुए रूल्स हैं। और उन रूल्स का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि द कंपाउंड्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला मस्ट हैव अ डिफरेंट नेम, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड मस्ट हैव डिफरेंट नेम, इसका मुख्तलिफ नाम होना चाहिए, इसका नाम मुख्तलिफ होना चाहिए, ठीक हो गया। अब ये क्या चीज़ है, ये हम किस तरह से बनाएंगे, इसके लिए हमारे पास सिस्टमेटिक रूल्स हैं। वो जो रूल्स हैं उन रूल्स को बेटा हम इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक फ़िलहाल मैंने आप लोगों को अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर का एक इंट्रोडक्शन दिया है। अल्केन का नॉमेनक्लेचर बेटा याद रहे कि एलिफेटिक कंपाउंड सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही नहीं, जितनी भी क्लासेस ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, भले वो अल्कोहल्स में आएँ, ठीक है जी, वो ईथर्स हो जाएं, वो एस्टर्स में आ जाएं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हों, वो एल्डिहाइड कीटोन्स हों, वो अमाइंस हों, इन तमाम क्लासेस को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अल्केन्स के रूल्स की बड़ी सही तरह से समझ हो, ठीक है। इसे बेटा बड़े तरीके से पढ़ना है, आपने देखना है, याद करना है। और आज बहरहाल मैंने आप लोगों को जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है, अल्केन के फर्स्ट 10 मेंबर्स के नेम बताए हैं और उनमें हाइड्रोजन को कैसे एडजस्ट करना है उसके बारे में बताया है। मुख्तलिफ फार्मूलों के नाम क्या होते हैं, अगर बिल्कुल बंद लिखा हो तमाम एटम्स को लिखा जाए जस्ट, तो ये मालिकुलर फार्मूला होता है। अगर उनके बॉन्ड्स को शो कर दिया जाए स्ट्रक्चरल, हर बॉन्ड को अलग कर दिया जाए, डिस्प्लेड फार्मूला। और कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स को बनाए बगैर उसको ड्रा किया जाए तो स्केलेटल फार्मूला, इसका आपको पता होना चाहिए। और फिर नॉमेनक्लेचर का ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि बेटा जो कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे, तो हम चंद एक ट्रेडिशनल नामों से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को याद नहीं रख सकते, तो हमारे पास एक सिस्टमेटिक तरीकाकार होना चाहिए। उस सिस्टमेटिक तरीकाकार के लिए बेटा इसी लेक्चर का जो सेकंड पार्ट, इसको आपने देखना है, याद करना है। और इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको नाम लिखना आना चाहिए, इन रूल्स को याद नहीं करना, ठीक है। जस्ट एक मालिक्यूल आपसे ड्रा उसका नाम लिख सकें, या एक नाम है तो आप उसको ड्रा कर सकें। पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन आता है, रूल्स नहीं पूछे जाएंगे, आपको नाम लिखना आना चाहिए या नाम से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ठीक है। इसे देखें, याद करें बेटा, समझें इसको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।